आरबीआई ने 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स कट किए और इस कट के बाद रेपो रेट 5.50% से रिड्यूस होकर 5.25% पे आ गया। आखिर आरबीआई को ये रेट्स कट क्यों करने पड़े? इकोनॉमी में ऐसी क्या कंडीशंस चल रहे थे जिसकी वजह से आरबीआई ने 2025 में इतनी बार रेपो रेट्स को चेंज किया? हेलो एवरीवन, आई एम दीपक गुप्ता और आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आरबीआई ने 2025 में कितनी बार और कब कब रेपो रेट में चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस करने के पीछे आरबीआई का क्या मोटिव था और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आरबीआई ने ये पॉइंट्स को कट किया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को रेपो रेट के बारे में समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने रेपो रेट के बारे में लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कैसे रेपो रेट यूज किया जाता है मार्केट कंडीशन को सही करने के लिए। देखो, रेपो रेट वो रेट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हम लोगों के कंट्री का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कॉमर्शियल बैंक यानी जो जनरल बैंक है जहां पे हम लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, उन बैंक्स को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को जब लोन प्रोवाइड कर देती होती है शॉर्ट टर्म की, और उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट लेती है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और ये जो रेपो रेट है वो एक क्वांटिटेटिव टूल है आरबीआई का, जो आरबीआई यूज करती है आइदर कंट्री में जब मनी सप्लाई को कम करना होता है या फिर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। मनी सप्लाई कम करने का क्या मतलब है? मनी सप्लाई कम करने का मतलब है कि जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, आरबीआई इन सभी टूल का यूज करके, जैसे कि रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, इन सभी टूल्स का यूज करके मार्केट में मनी की सप्लाई को रोक देती है या फिर कम कर देती है। वही डिफ्लेशन की कंडीशन में आरबीआई इन सभी टूल्स का यूज करके मार्केट में जो भी मनी सप्लाई कम हो रहा होता है या फिर जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, सर्टेन लेवल से ज्यादा डिमांड नीचे जा रही है जिसकी वजह से थोड़ा डिफ्लेशन या डिसइंफ्लेशन की कंडीशन आ रही है इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे इन टूल्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, इन सभी रेट्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई हो सके इकोनॉमी में और जो भी हम लोगों की इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी है प्राइस की वो कंट्रोल हो सके। अगर आप लोगों को इन टूल्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं इस टॉपिक पे, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये डिटेल में बताया है कि आरबीआई कैसे इन टूल्स का यूज करके इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की कंडीशन को टैकल करती है। 2023 में हमारा रेपो रेट था 6.50%। 2023 के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट रेपो रेट में चेंज हुआ वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट होने के जस्ट पहले यानी 7 फेब 2025 को हुआ। उस टाइम पे रेपो रेट को 6.50 से चेंज करके 6.25 पे लाया गया, यानी टोटल 25 बीपीएस का चेंजेस किया गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अप्रैल स्टार्टिंग में ही 9 अप्रैल 2025 को फिर से 25 बीपीएस का चेंज लाया गया और जो रेपो रेट अप्रैल में 6.25% था उसको 6% पे ला दिया गया। इस 9 अप्रैल 2025 के चेंज के बाद हम लोगों का रेपो रेट 6% हो गया और इसके बाद जून 6 2025 को आरबीआई ने फिर से 25 बीपीएस कट किए और हम लोगों का रेपो रेट 5.50% पे आ गया। और इस चेंज के बाद दिसंबर के मंथ में 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट को चेंज किया और 25 बीपीएस कट किया और इसकी वजह से जो रेपो रेट था वो 5.50% से रिड्यूस होके 5.25% पे आ गया। लेकिन आरबीआई ने इतने सारे चेंजेस क्यों किए रेपो रेट में, जब पिछले 2 सालों से रेपो रेट में चेंजेस नहीं हुए थे? तो इस एक साल के अंदर ही इतने सारे चेंजेस क्यों करने पड़े? ऐसी क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी जिसकी वजह से इतने सारे चेंजेस करने पड़े? तो चलिए आगे के पार्ट्स में यही देखते हैं कि ये क्या क्या मार्केट में कंडीशंस चल रही थी जिसकी वजह से रेपो रेट में चेंज करके मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ा। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के अंडर आरबीआई जो मिड टर्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट डिसाइड करती है वो 4% लेकर चलती है और आरबीआई इस 4% से आइदर +2% या फिर -2% तक टॉलरेट करती है। और अगर इस +2 या फिर -2 यानी आइदर 2% या फिर 6% तक देखती है और इसके बाद अगर चेंजेस दिख रहे होते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के, तो उस टाइम पे आरबीआई मेजर्स लेना स्टार्ट करती है। तो एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के डिफरेंट क्वार्टर्स में क्या क्या रेट्स रहे थे इन्फ्लेशन के।
और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आरबीआई को इस रेपो रेट को चेंज करने में। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के क्वार्टर वन यानी अप्रैल टू जून 2025 में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो अप्रोक्स 3% का था। वही क्वार्टर टू यानी जुलाई टू सितंबर 2025 में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो अप्रोक्स 1.5 to 2% का था। वही जो क्वार्टर थ्री यानी अक्टूबर टू दिसंबर 2025 था उसमें इन्फ्लेशन घट के 0.2% पे चला गया था, जो कि आरबीआई सेट करती है अपने टारगेट्स को भी, यानी 4% के आइदर +2 या फिर -2, उससे भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया था इन्फ्लेशन। और क्वार्टर फोर यानी जैन टू मार्च 2025 में जो आरबीआई का प्रोजेक्शन है वो 2.9% का है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर थ्री में जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन किए हैं अक्टूबर टू दिसंबर 2025 का वो 0.6% था। वहीं जो क्वार्टर टू था उसमें भी जो इन्फ्लेशन के रेट थे वो 1.5 टू अप्रोक्स 2% तक ही थे, जो 2 से बिलो ही आ रहे हैं एक तरीके से। तो जो ये इन्फ्लेशन का रेट में इतने चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि इतना लोअर इन्फ्लेशन आ चुका है, ये भी एक मेन रीजन था 2025 में आरबीआई को रेपो रेट को कट करने का। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन था वो बहुत तेजी से गिर रहा था अक्टूबर 2025 के मंथ में, क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन अपना 0.25 के अप्रॉक्स चला गया था और ये जो अपना 4% का रेट था इससे बहुत ज्यादा लो था। तो इस रीजंस की वजह से भी आरबीआई को जो भी रेट्स थे रेपो रेट के वो कट करने पड़े। जो जीएसटी रिफॉर्म्स था दिवाली के टाइम पे उसका भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट रहा हमारे इकोनॉमी पे, और उसकी वजह से भी मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिलने लगी थी। और वो भी एक कंडीशन था डिस इन्फ्लेशन की कंडीशन को अराइज करने के लिए इकोनॉमी में। तो उस वजह को देखते हुए भी आरबीआई को जो जी रेपो रेट था उसमें चेंजेस करने पड़े थे। और इन सभी चीजों की वजह से जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट गिर रहे थे, इसकी वजह से जो हमारा रियल इंटरेस्ट कॉस्ट था, या फिर कह सकते कि जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट था वो भी इंक्रीज हो रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा था। जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था हमें। इस वजह से भी आरबीआई को ये सारे रिफॉर्म्स करने पड़े ताकि जो भी हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन का कंडीशन है उसको मेंटेन किया जा सके। जो रियल बोरोइंग कॉस्ट होता है इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी वैल्यू का आप लोगों ने लोन लिया है उसमें से जब इन्फ्लेशन के वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो हम लोगों की रियल बोरोइंग कॉस्ट आती है। इन्फ्लेशन की कम होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हाई जा रहा था और इस वजह से आरबीआई ने ये सारे स्टेप्स लिए। और इसके अलावा भी कुछ रीजन थे, जैसे कि जो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 26 में जो जीडीपी रिकॉर्ड किया गया था वो अप्रॉक्स 8.2 रिकॉर्ड किया गया था। और वहीं इसमें धीरे धीरे सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही थी, यानी धीरे धीरे इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए भी आरबीआई ने जो रेपो रेट थे उसको कट किए थे ताकि जो टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको अचीव किया जा सके इकोनॉमी में। एक और मेन और क्रूशियल जो रीजन था रेपो रेट को कट करने का वो ये था कि ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज देखने को मिली थी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में। यानी जो यूएस था वो इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे टैरिफ्स लगा रहा था। इसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो यूएस में बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे, इस वजह से उसकी डिमांड वहां पे घट गई थी। इसकी वजह से हमारे कंट्री में का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो रहा था। एट द एंड ये होता है कि जो हम लोगों का ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज होने लगता। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए और इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे कम से कम पड़े, इस चीज को देखते हुए रेपो रेट को कट किया गया था ताकि इकोनॉमी में जो भी डिमांड है वो इंटरनली ग्रो हो सके, इंटरनली स्ट्रेंथ दे सके इकोनॉमी को। अब ये तो रीजंस हो गए जिसकी वजह से आरबीआई को रेपो रेट में कुछ कट्स करने पड़े। अब देख लेते हैं कि आरबीआई आखिर इन्फ्लेशन बढ़ाना क्यों चाहती थी। तो सबसे जो मेन और बेसिक चीज जो मैंने बताया वो ये था कि आरबीआई एक डिफाइंड रेट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन के लिए जो कि है 4%, आइदर 2% अप 2% डाउन तक आरबीआई टॉलरेट कर लेती है। लेकिन इसके नीचे या फिर ऊपर जाता है तब आरबीआई को इन सभी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, और यही हुआ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और इस वजह से आरबीआई ने इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को कम किया। अब एक और इम्प्लीकेशन देखो, जब इन्फ्लेशन कंट्री में कम हो रहा है यानी डिसइन्फ्लेशन का कंडीशन है कंट्री में, तो इसका क्या मतलब है कि जो चीजें हैं वो एक तरीके से कंट्री में सस्ती मिल रही हैं। सस्ती मिलने का क्या मतलब है कि जो भी प्रोड्यूसर है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। इसकी वजह से क्या होगा, वो अपना प्रोडक्शन घटाएंगे। प्रोडक्शन घटाएंगे तो
क्या होगा कि उनको लेबर की रिक्वायरमेंट, आइदर वो स्किल्ड लेबर हो अनस्किल्ड लेबर हो, उनकी रिक्वायरमेंट कब होगी, यानी वो लोगों को काम से निकालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन वो कम कर देंगे, क्योंकि उनको डिजायर्ड प्राइस नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से भी मे बी आरबीआई को रेपो रेट में कट करना पड़ा। और देखो, जब अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन आ जाएगा या फिर एक नॉर्मल इकोनॉमी चल रही होगी, ग्रोथ नहीं दिख रहा होगा, डिसइंफ्लेशन का कंडीशन रहेगा, तो उस कंडीशन में जो लोगों की वेजेस है, आइदर वो सैलरीज के फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल वेजेस के फॉर्म में हो, वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और स्टेबल हो जाएंगी तो उन्हें जो ईएमआई वगैरह है, या फिर जो उन्हें इन्वेस्टमेंट करने थे, या फिर जो उन्हें परचेजिंग करनी थी, वो इंटरप्ट होने लगेगी। इस वजह से इकोनॉमी में एक नेवर एंडिंग सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। उनके वेजेस कम हो गए, इसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वो डिमांड कम कर रहे हैं, फिर से वो डिमांड कम कर रहे हैं, तो प्राइसेस लो जा रहे हैं। तो एक नेवर एंडिंग सर्कल लाइक लूप चलने लगता, जो जनरल इकोनॉमी के कंडीशन, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ऐसा ना हो, इस चीज को भी देखते हुए आरबीआई ने ये सारे स्टेप्स लिए थे। अब देखो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए। इम्प्लीकेशंस अगर देखें तो आरबीआई ने जैसे ही रेपो रेट को कट किया डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में, इसकी वजह से जो कॉमर्शियल बैंक है उनको शॉर्ट टर्म लोन सस्ते में मिले। शॉर्ट टर्म लोन जब कॉमर्शियल बैंक, यानी एग्जाम्पल के लिए पंजाब नेशनल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सस्ते में मिलेंगे, तो वो जनरल पब्लिक को भी लोन सस्ते में प्रोवाइड करेगा। आइदर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, जनरल पब्लिक के कार लोन्स हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए, हाउसिंग लोन्स हो गए, या फिर बिजनेस लोन्स हो गए, ये सारे लोन्स अब वो सस्ते रेट पर प्रोवाइड करेगा। और जो भी लोग अभी डिमांड नहीं भी कर रहे होंगे, चीपर रेट के लोन को देख के उनका मन बन जाएगा कि अभी मार्केट में सस्ते में लोन मिल रहा है, तो हम लोग अभी जो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पैसे रेज कर लेते हैं बैंक से लोन के फॉर्मेट में, और जो भी अपना रिक्वायर्ड एसेट्स है उसको परचेज कर लेते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने लगेगा। और एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में डिसइंफ्लेशन की कंडीशन है वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक तरीके से जो भी रिक्वायर्ड लेवल है उस पे आना स्टार्ट हो जाएगा अपना इकोनॉमी। तो गाइज ये था ये इस पूरे वीडियो में कि क्यों आरबीआई ने रेट्स को कट किए, कब कब कट किए, क्या कंडीशंस थे कट करने के, क्या इम्प्लीकेशंस हुए उसके, और आगे अभी देखते हैं सभी के क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल 26 एंड नहीं हुआ है, तो आगे बाकी सारी चीजों को देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।